Hey everyone, this is Ram Bishnoi and you're watching Geography Guru। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की, और हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के प्री मिड टर्म के एग्जाम यानी कि पीरियोडिक टेस्ट 1 के सैंपल क्वेश्चन पेपर को। जब हम बात करते हैं टॉपर स्टूडेंट्स की, जब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा मतलब जो 90 प्लस स्कोर करते हैं, 95 प्लस स्कोर करते हैं, जो 100 के राउंड आसपास पहुंच जाते हैं, उन स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें ना, टॉपर्स की स्ट्रेटजी को, तो उसमें एक चीज़ आपको बड़ी कॉमन सी दिखाई देगी कि ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स इंटरनल एग्जामिनेशन को बड़ा सीरियसली लेते हैं। क्योंकि ये जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो आपके PT1 हो, PT2 हो, चाहे वो मिड टर्म के एग्जाम हो, बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी तैयारी के लिए, आपके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस को कवर करते हो, और एंड में जब आप मार्च में जा कर के बोर्ड एग्जाम देते हो तो आपको लगता है कि भाई बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें आप ऑलरेडी बहुत कुछ पहले से तैयारी कर चुके होते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको कॉमन मिलेगी उनकी स्ट्रेटजी में, वो ये कि ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर को बड़ा सीरियसली लेते हैं। चाहे वो प्री बोर्ड के एग्जाम हो, उससे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखना हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखना हो, ऐसे जितने भी क्वेश्चन पेपर उनको मिलते हैं उनके साथ वो अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होते हैं, देखिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन जा रही है, आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखा तो पहला सिनेरियो ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, भाई अच्छी बात है, सब कुछ आपको आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा और जोर लगाया जाए, अच्छा आएगा, पॉजिटिव वाइब्स आएगी। दूसरा सिनेरियो अगर हम देखें कि हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और हमें लगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने देखे नहीं, इस टाइप के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो हमने प्रिपरेशन नहीं की, तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम होता है तो हम उसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर पाते हैं। तीसरा ये कि हमें मोटे तौर पर आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें हम सभी चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। पर्टिकुलरली आपकी क्लास 10th सोशल साइंस की अगर बात करें, ऐसे ही हम इंग्लिश और हिंदी में भी लेकर के आए, तो उसमें अगर बात की जाए तो देखिए 75% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 30% टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर के थ्रू हमें आइडिया लगता है। तो ऐसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, हम काफ़ी सारे ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, कुछ और भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये RPVV रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली का क्वेश्चन पेपर है ये। ओके, RPV राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, जो दिल्ली के टॉप स्कूल्स में से आते हैं। ओके, ये सोशल साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्ट कोड आपका 087 है, क्लास 10th का है, प्री मिड टर्म, जिसको आप प्री मिड टर्म को पीरियोडिक टेस्ट PT टेस्ट भी बोल देते हो, जनरल साइंस में इसको यूनिट टेस्ट भी बोल दिया जाता है। ओके, आपका टाइम यहाँ पे ये 40 मिनट्स का रहेगा टाइम, हालांकि आपका 90 मिनट्स रहेगा। 40 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा और टाइम आपका 90 मिनट्स रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें दिए गए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए। चलिए उनको देखते हैं क्या कुछ कहा गया। इसमें बताया गया कि टोटल 23 क्वेश्चंस हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर में। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी रहेंगे। इट मीन्स दैट कोई इंटरनल चॉइसेस आपको नहीं मिलने वाली हैं। मतलब 1 to 23 सीरीज़ है, उसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 है, ये 1 मार्क का रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये आपके 2 मार्क का रहेंगे। 19, 20, 21 ये आपके 3 मार्क का रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 22 ये 5 मार्क का रहेगा। यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ये आपका मैथवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जो कि हिस्ट्री और जियो जितना भी आपका मैथवर्क दिया गया है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड रहेगा। ओके, और बाद में इसमें बोला गया कि भाई मैप को अपनी आंसर शीट से अच्छे से अटैच कर देना। चलिए सेक्शन ए के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रहेंगे हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन, MCQs हमें मिलेंगे, कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। किसने कहा ये कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो ऑप्शन हमें दिए गए मैटरनिक, मैजिनी, और उसके बाद थर्ड दिया गया गैरीबाल्डी, फोर्थ दिया गया लुइस फिलिप। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा, वो करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा मैटरनिक। जो ड्यूक मैटरनिक थे ऑस्ट्रिया के चांसलर, उन्होंने कहा था कि वेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और नेपोलियन के बाद यूरोप के सबसे पावरफुल ये लीडर थे।
नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन पेपर में, नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। हमें एक फ्रेंच आर्टिस्ट, उस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम बताना है जिसने 4 प्रिंट की एक सीरीज प्रिपेयर की थी। जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं भाई साहब की बात होती है। ओके, तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए, मैंने सिर्फ हिंदी में यहाँ पे मेंशन किया, फ्रेडरिक सोरियो, काइजर विलियम, लुइस 16, नेपोलियन। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए, फ्रेडरिक सोरियो है। उन्होंने 4 पॉपुलर प्रिंट की सीरीज प्रिपेयर की थी एंड दैट प्रिंट्स ऑल्सो इंस्पायर्ड द पीपल फॉर नेशनलिज्म। ओके, यानी कि राष्ट्रवाद के लिए इन्होंने माहौल तैयार किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन डेश। हमें बताना है, ये बताना है कि महात्मा गांधी है वो भारत में कब आए थे। अफ्रीका में थे ना, साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ से कब लौटे थे। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1920, सेकंड दिया गया 1910, थर्ड 1915, फोर्थ है 1922। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 1915। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के आर्थिक विकास के मापन का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है। देखिए, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर की बात कर दी है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी बात नहीं हो रही, मोस्ट कॉमन की बात हो रही है, जो ज़्यादातर लोग दूसरे जो भी देश होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए उपयोग में लेकर के आते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, सेकंड दिया गया एवरेज इनकम यानी कि औसत आय, तीसरा दिया गया लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर, और फोर्थ दिया गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब देखिए, इसमें से सबसे कॉमन क्या कि जब हम 2 देशों की तुलना करते हैं, जब हम अमेरिका की इंडिया के साथ करते हैं, इंडिया की पाकिस्तान के साथ करते हैं, तो कंपैरिजन किसके बेस पे होता है, तो वो होता है एवरेज इनकम या औसत आय के बेस पे। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज और मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रोट हिंद स्वराज। हमें बताना है, हिंद स्वराज एक फेमस बुक है, ठीक। ये किसने लिखी। हिंद स्वराज बुक में यही कहा गया है कि भाई साहब ये जो अंग्रेज आए ना मुट्ठी भर, ये अंग्रेज हमारे ही देश में हमारे ऊपर हुक्म इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि इंडियंस है उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हमने कोऑपरेट करना बंद कर दिया ना, सहयोग करना, इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये हिंद स्वराज बुक किसने लिखी, ये भी बता देता हूँ कि 1909 में लिखी गई थी। ओके, किसने लिखी, 4 ऑप्शन दिए गए, राजाराम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी एंड CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, महात्मा गांधी इस बुक के राइटर हैं, हिंद स्वराज के। उसके बाद 6th हमें क्वेश्चन दिया गया। 6th क्वेश्चन को देखिए, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन डेश इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। कि जून 1992 में 100 से ज़्यादा देशों के मुखिया हैं, वो इस स्थान पर ब्राज़ील में फर्स्ट अर्थ समिट के लिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के लिए मिले थे। कौन सी जगह पे मिले थे ये हमें बताना। 4 ऑप्शन है, रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, ब्राज़ीलिया एंड दैट इज़ द क्यूरिटिबा। ओके, 4 प्लेसेस दिए गए, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7, मधुका इंसिग्निस। मधुका इंसिग्निस ए वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ है, महुआ की एक वाइल्ड वैरायटी है, इज अ डिश। ये क्या है, यानी मधुका इंसिग्निस है या महुआ है उसी का, तो ये महुआ मधुनिका इंसिग्निस ये है क्या। ऑप्शन है हमें, ये प्लांट है, पौधा है, ये फिश मछली है, ये इंसेक्ट कीड़ा है, ये बर्ड पक्षी है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ए, ये एक प्लांट है, एक पौधा होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया 8th क्वेश्चन है, विच सॉइल इज द मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन क्रॉप। कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है भाई, कपास वाली मिट्टी है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ओके, काली मिट्टी सबसे बेस्ट है। उसके बाद 9th क्वेश्चन दिया गया, HDI स्टैंड्स फॉर। HDI की फुल फॉर्म हमें बतानी, H फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट एंड I फॉर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, तो ये हो गया मानव विकास सूचकांक। 10th जो हमें क्वेश्चन दिया गया, श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन दिस ईयर। हमें बताना है कब स्वतंत्र हुआ था श्रीलंका, तो इसका आंसर रहेगा 1948। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11th जो हमें क्वेश्चन दिया गया,
11th क्वेश्चन है जीडीपी स्टैंड्स फॉर। जीडीपी की भी फुल फॉर्म हमें बतानी है। ये होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि 1 ईयर में जो 3 सेक्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों सेक्टर में जो टोटल इनकम होती है उसको जब हम प्लस कर देते हैं, टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू को प्लस कर देते हैं, तो हमें मिल जाती है जीडीपी। जितनी बड़ी जीडीपी किसी देश की, इसका मतलब उतनी ही बड़ी इकोनॉमी उस कंट्री की। ओके, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया हमें 12th क्वेश्चन दिया गया, अंडर MG नरेगा 2005 all those who are able and are in need of work are guaranteed days of employment in a year by the government। कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट जो है, उसके तहत वो सभी लोग जो कार्य करने के योग्य हैं, फिट हैं, काम करना चाहते हैं, उन्हें 1 वर्ष में इतने दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। कितने दिनों की, ठीक, ये बताना है। तो 100 डेज़ की वर्क की गारंटी देती है गवर्नमेंट, 100 डेज़, और ना दे पाए तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 100 डेज़। उसके बाद 13th हमें क्वेश्चन दिया गया 1 मार्कर में, विच ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर्स द वेरियस कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम। कौन सी संस्था है जो विश्व के विभिन्न देशों की तुलना औसत आय के आधार पर करती है? उस संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक। ओके, विश्व बैंक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल और मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर टी एंड कॉफ़ी। दिस सॉइल इज द मोस्ट सूटेबल फॉर टी एंड कॉफ़ी। आइडेंटिफाई कीजिए भाई, कौन सी मिट्टी है जो चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे अच्छी होती है? तो वो मिट्टी है लैटराइट सॉइल। ओके, आंसर आपका लैटराइट रहेगा। उसके बाद 15th क्वेश्चन दिया गया, बेल्जियम हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, डेश एंड लग्जमबर्ग। अब देखिए इसमें जर्मनी रह गया है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि बेल्जियम अपनी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ साझा करता है। तो यहाँ पे G4 जर्मनी आ जाएगा। तो ये रहेंगे आपके इस क्वेश्चन पेपर में 15 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। और बी जो सेगमेंट दिया गया, यहाँ पे हमें मिलेंगे 3 2 मार्कर क्वेश्चन। ज़्यादा डीप में नहीं जाना हमें, यहाँ पर भी टू द पॉइंट ही हमें आंसर देना है। फर्स्ट दिया गया है 16th जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सजेस्ट 2 मेजर्स टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें बताना है कि भाई ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है और इसके लिए कोई सजेशन देना कि भाई क्या करना चाहिए। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इट इंक्लूड्स 3 टर्म्स इसमें इंक्लूड होती है, 3 चीज़ें सतत पोषणीय विकास में आती है। इन अ डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, पहली जो कंडीशन होती है, इट इंक्लूड्स फर्स्ट अ डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया गया विकास। अ डेवलपमेंट टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, दूसरी चीज़ आती है एक ऐसा विकास जिसमें हम फ्यूचर का भी ध्यान रखें, फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें। और तीसरा होता है अ डेवलपमेंट दैट इज़ इक्वल फॉर ऑल, एक ऐसा विकास जो सबके लिए बराबर है, ठीक, यानी कि जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इट मस्ट बी इको फ्रेंडली, एंड इन डेवलपमेंट दैट टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एंड डेवलपमेंट शुड बी इक्वल फॉर ऑल। अगर ये तीनों चीज़ें तो उसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे आपके पड़ोस से रोड बना, ठीक, उसके लिए पेड़ों को काटा गया, तो दिस इज़ ए डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है, बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को हार्म किया है, ठीक। तो ये रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अ डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, सेकेंड अ डेवलपमेंट टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, अ डेवलपमेंट दैट इज़ इक्वल फॉर ऑल। 3 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब इसके लिए सजेशन देने, फर्स्ट सजेशन जो हमारा रहेगा कि क्या करना चाहिए, फर्स्ट है वी शुड यूज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वी शुड यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना चाहिए। सेकेंड, वी शुड नॉट कट डाउन द ट्रीज, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। ओके, ये सेकंड हो सकता है। थर्ड हो सकता है वी शुड यूज़ ई व्हीकल्स, ये दे सकते हैं, ई व्हीकल हमें यूज़ करना चाहिए। वी शुड कंजर्व वाटर को कंजर्व करना चाहिए। तो ऐसे कुछ सजेशन दे सकते हो, वो सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 17th हमें क्वेश्चन दिया गया, राइट एनी 3 स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व फ्लोरा एंड फौना।
फ्लोरा एंड फौना यानी कि वन और वन्य जीव के संरक्षण के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। कोई 3 कदम बता दीजिए। ठीक, ये हमें बताना है। देखिए 1972 इंडियन गवर्नमेंट पास्ट इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कि 1972 में 1972 में भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास किया था। बहुत बड़ा स्टेप था ये। ओके, पहला हो गया। सेकंड, इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑल्सो सच एज द प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट एटसेट्रा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम भी लॉन्च किए, ये दूसरा कदम हो गया। एंड थर्ड रहेगा, इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड मेनी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज। भारत सरकार ने कई राष्ट्रीय पार्क है, पक्षी अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी बनाए हैं। तो ये 3 बड़े कदम हो गए। यानी कि 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास किया था। कुछ विशेष प्रोग्राम भी लॉन्च किए जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट मगरमच्छ या घड़ियाल, ऐसा हो गया। ठीक, और तीसरा हो गया हमारा कि सरकार है, उन्होंने कई सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य भी स्थापित किए। तो इतना बता दोगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। देखिए ज़्यादा डेप में नहीं जाना है, 2 मार्क करिए। देखिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, संघीय सरकार होती है, उसमें सरकार के 2 या 2 से ज़्यादा सत्र होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी, ऐसा होता है। इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, ऑन द अदर हैंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर देखें तो इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव जस्ट 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ सरकार का एक ही लेवल होता है। ओके, जो बड़े देश होते हैं ना, वहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जनरली, जरूरी नहीं है लेकिन जनरली। और जो छोटे देश होते हैं वहाँ पे जनरली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे हम नेपाल की बात करें तो भाई वहाँ स्टेट कहाँ से बनेंगे, पिद्दी तो देश है, वो छोटा सा ना। ओके, तो इसमें नेपाल और यहाँ पे यूनिटरी में नेपाल का एग्जांपल दे सकते हो। और जब हम फेडरल की बात करें तो फेडरल में आप इंडिया का, पाकिस्तान का, बेल्जियम का, यूएसए वगैरह का एग्जांपल दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे, सी सेगमेंट हमें दिया गया। सी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21। ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 19th क्वेश्चन है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ठीक, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। ठीक, क्यों ऐच्छिक है ये हमें बताना है। तो इसके हमें बताने लाभ बता दीजिए, क्यों ज़रूरी है की बात है। यूँ कह सकते हैं, फॉर द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, देश के एक समान विकास के लिए। फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता के लिए। ओके, टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखने के लिए। टू अवॉइड टेंशन बिटवीन द वेरियस कम्युनिटीज़, सत्ता के साझेदारी जो अगर हमें एकता बना करके रखनी है तो उसके लिए भी ज़रूरी है, शांति बना के रखनी है तो उसके लिए भी सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। सबका एक समान चाहिए, सबका एक समान विकास चाहिए तो उसके लिए भी सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। एंड टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ द वायलेंस वी नीड टू डू द दैट पावर शेयरिंग, कि अगर हमें हिंसा को रोकना है सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। ओके, तो आप कुछ चीज़ें बेसिक से लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जांपल्स वेयर एन एवरेज इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशन। हमें कोई 3 एग्जांपल देने हैं कि जहाँ पर एवरेज का यूज़ करते हैं किसी भी सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए। ओके, कब यूज़ करते हैं। देखिए फॉर कैलकुलेटिंग मार्क्स, आप कैसे बताते हो कितने % आए, आप बताते हो 85 आए हैं, 95 आए हैं, 96 आए हैं, कैसे, एवरेज के बेस पे। ओके, फर्स्ट है फॉर वी यूज़ एवरेज वाइल कैलकुलेटिंग आवर मार्क्स। ठीक, पहला हो गया। सेकंड है, और कहाँ यूज करते हैं, वाइल कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन इन ए फार्म, जो खेत में प्रोडक्शन होता है तो उस वक्त भी हम एवरेज का यूज़ करते हैं। ओके, एवरेज हमारा ये रहेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फॉर इनकम टू, वी यूज़ एवरेज, इनकम के लिए भी एवरेज यूज़ करते हैं कि लगभग इतनी सी इनकम होगी। ओके, फॉर एक्सपेंसेस टू वी यूज़ एवरेज, एक्सपेंसेस के लिए हम एवरेज यूज़ करते हैं। ऐसे जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल जो होते हैं अपने पास, चाहे बाइक हो तो उसको क्या बताते हैं, कितने की एवरेज देती है, बताते हैं ना। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर
औसत का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी कि मार्क्स बताने में औसत का प्रयोग करते हैं। खेतों में जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। हमारी आय के लिए औसत का प्रयोग करते हैं। खर्चे के लिए औसत का प्रयोग करते हैं। जो व्हीकल होती है तो उनके लिए भी कि कितना वो पर किलोमीटर कितना वो कंजप्शन करा, कितना उसको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, तो उसके लिए भी हम औसत का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो 21st क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? नेम 3 इनिशियल सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। देखिए, सत्याग्रह इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, सत्या प्लस आग्रह। सत्या मीन्स ट्रूथ एंड आग्रह मीन्स स्ट्रगल। यानी कि गांधी जी ने ये शुरुआत की थी सत्याग्रह की। सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्या जमा में आग्रह। सत्या का मतलब होता है सत्य और आग्रह का मतलब होता है संघर्ष, यानी कि सत्य के लिए संघर्ष करना सत्याग्रह कहलाता है। इट वॉज द मेन वेपन ऑफ गांधी जी दैट ही यूज्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये गांधी जी का मुख्य हथियार था जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यूज़ किया था। एंड इट वॉज ए नॉन वायलेंट मैथड, एक अहिंसक तरीका था ये। बिकॉज अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इफ़ वी आर ट्रू, इफ़ आवर कोज इज ट्रू, देर इज़ नो नीड टू यूज़ द वायलेंस बिकॉज इन द एंड द ट्रूथ इज़ गोइंग टू विन। गांधी जी का ये मानना था, गांधी जी यूज टू बिलीव दैट, कि अगर हम सही हैं तो लास्ट में सत्य की जीत होनी है। हिंसा, पत्थर उठाने की, हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, गांधी जी की शुरुआती 3 मूवमेंट की अगर बात करें, सत्याग्रह की बात करें, तो चंपारण सत्याग्रह 1916-17, देन खेड़ा सत्याग्रह 1917 एंड देन अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। ओके, तो ये 3 रह गए, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद सत्याग्रह। ये शुरुआती सत्याग्रह थे गांधी जी के। उसके बाद डी सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 1 5 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें हमें यहाँ पे देखिए इंटरनल चॉइस दी गई है। 22nd हमारा क्वेश्चन रहेगा, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज, एक्सप्लेन इन डिटेल गिविंग 3 एग्जाम्पल्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उस दौरान अलग अलग जो लोग थे उनके लिए स्वराज का भिन्न भिन्न अर्थ था। एग्जाम्पल देकर के बताना है कि ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पीपल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज़। अलग अलग समुदायों से, देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। बट डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज, लेकिन अलग अलग लोगों का स्वराज का अर्थ अलग अलग था। इसमें पहले आप एग्जाम्पल दोगे अवध के किसानों का। ओके, पीजेंट्स ऑफ अवध। The peasants of Awadh, they participated in the non-cooperation movement under the leadership of बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध के किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। बट दे हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज, लेकिन उनके लिए स्वराज का मीनिंग अलग था। फॉर दम स्वराज मीन्ट, उनके लिए स्वराज का अर्थ था, फर्स्ट था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि उन्हें ज़मीनों का दोबारा से बंटवारा हो जाएगा। सेकेंड था एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, कि टैक्स देने से उन्हें छूट मिल जाएगी। सोशल बॉयकॉट ऑफ द जमींदार्स एंड तालुकदारों का सोशल बॉयकॉट हो जाएगा। ओके, यानी कि उनके लिए इतना ही था, वो देश की आज़ादी के बारे में नहीं सोच रहे थे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देंगे, वो लेंगे प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम। दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। जो असम के बागान मजदूर थे उन्होंने भी भाग लिया था। बट दे टू हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज, उनके लिए भी स्वराज का अलग अर्थ था। उनको ये लगता था कि स्वराज मीन्स, स्वराज का मतलब क्या है कि दे वुड गेट द राइट टू गो बैक देयर होम, कि स्वराज आएगा तो उन्हें वापस घर जाने का अधिकार मिल जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एट देयर नेटिव प्लेस, में दोबारा ज़मीनों का बंटवारा हो जाएगा। एंड एंड ऑफ द फॉरेस्ट लॉज है वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तीसरा जो एग्जाम्पल देंगे वो देंगे ट्राइबल पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। द ट्राइबल पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश टू पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ के भाग लिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ अलीरू सीताराम राजू, उनके लीडरशिप में भाग लिया था। उनके लिए भी स्वराज का अलग था अर्थ था, जैसे कि द एंड ऑफ द बेगार, एंड ऑफ फॉरेस्ट रूल्स एंड दे विल गेट देयर राइट्स बैक ऑफ द फॉरेस्ट, कि जो फॉरेस्ट के ऊपर उनके राइट्स है वो वापस मिल जाएंगे, जो वन कानून है वो ख़त्म हो जाएंगे, बेगार की समाप्ति हो जाएगी। तो ये सब कुछ था, तो ये सब कुछ हमें बताना है। उसमें एक और ऑप्शन भी हमें दिया गया है इंटरनल चॉइस में, ट्रेस द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ जर्मनी। देखिए 3 यूनिफिकेशन प्रोसेस दी गई है फर्स्ट चैप्टर में, तीनों इंपॉर्टेंट है, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन की। इसमें जर्मनी के बताना सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दोगे, इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबी प्रक्रिया थी। इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत जटिल प्रक्रिया थी। इन द बिगनिंग द जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू मोर देन 500 पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। एंड आउट ऑफ दोज पार्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वॉज द पर्शिया, सबसे इंपॉर्टेंट
पर्शिया था उसमें से, ठीक, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन वॉज मेड एट द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहली कोशिश की गई थी, बट इट वॉज अनसक्सेसफुल, वो कामयाब नहीं हो पाई थी। कब? 1848 में, ठीक। आफ्टर दैट पर्शिया टुक द चार्ज, पर्शिया उसके बाद पूरा बीड़ा उठा लेता है, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द जर्मन यूनिफिकेशन वॉज प्लेड बाय जो यहाँ के पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया था, ओके। एंड फॉर द यूनिफिकेशन पर्शिया फॉट 3 वॉर्स इन द पीरियड ऑफ द 7 years के पीरियड में उन्होंने 3 युद्ध लड़े थे। किसके खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ओके, और डेनमार्क के खिलाफ। एंड इन द एंड फाइनली इन 1871 द जर्मन यूनिफिकेशन वॉज कंप्लीट हो जाता है, और जो पर्शिया के एम्परर थे दैट बिकम द एम्परर ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी। ऐसे कुछ आपको बताना है, ठीक। उसके बाद जो ई सेक्शन रहेगा, इसमें रहेगा आपका 5 मार्क्स का मैफर्क का क्वेश्चन। तो मैफर्क के जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका PT1 है, तो यहाँ पे ज़्यादा सिलेबस आपका होता नहीं है, 2 चैप्टर इन ईच बुक हम कह सकते हैं, उसके आसपास हुआ है। तो इसमें आपके रहेंगे इजी से क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पहला दिया गया कोस्टल टाउन एसोसिएटेड विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय वैज्ञा आंदोलन संबंधित एक तटीय शहर को हमें दिखाना है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से साबरमती आश्रम से चल के गांधी जी यहाँ गए थे, तो जहाँ पर वो पहुँचे थे गांधी जी, वहीं पर है आपका दांडी, वो दांडी हमें दिखाना है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है कि कांग्रेस सेशन ऑफ 1927 हेल्ड एट दिस प्लेस, कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन जो था वो यहाँ पे हुआ था, ये मद्रास में हुआ था, चेन्नई मद्रास को आपको दिखाना है। उसके बाद चंपारण, ये बिहार की अगर हम बात करें ना, ऐसे नेपाल बना हुआ है, ऐसे नेपाल बना हुआ है, तो यहाँ से बिहार आता है, तो इस जगह पे लगभग चंपारण आता है ऊपर की तरफ, ठीक। तो ये हो गया। शुष्क मिट्टी कहाँ है? जो राजस्थान का आपका वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान की हम बात करते हैं ना, राजस्थान है, तो वहाँ का जो ये वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, उस वेस्टर्न पार्ट से हमें दिखाना है कि ये वाला जो इलाका है ये एरिड सॉइल वाला है, क्लियर। इस टाइप से आप दिखा सकते हो। उसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज़ इन उत्तराखंड इस टाइप से बना हुआ है, ठीक। तो उत्तराखंड के इस पार्ट में यहाँ पे आप दिखा दोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल, ज्योग्राफी गुरु के नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हो, और वहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स लिए जाते हैं। तो वहाँ कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे भी कमेंट किए जा सकते हैं। जो भी आपके सजेशन है, जिस टाइप का भी कंटेंट चाहिए, तो आप खुल के बोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।